जैसे ही मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करवाई, कुछ दिन बाद ही मेरे छोटे बेटे का व्यवहार बदलने लगा। वह अपनी भाभी से अधिक बातें करता और मुझसे बार बार कहता कि मुझे भी भाभी जैसी दुल्हन चाहिए। ये सुनकर मैं बहुत हैरान रह जाती, क्योंकि मेरा बेटा अभी सिर्फ 14 साल का था और उसकी ज़ुबान से ऐसी बातें सुनना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। घर में कुछ और भी अजीब हरकतें हो रही थीं। जब से मेरी बहू इस घर में आई थी, मेरे दोनों बेटे ही बदल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी नौकरानी ने एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं तुरंत अपने छोटे बेटे के कमरे की तरफ भागी, चुपके से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई ही थी कि सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। मैं ज़मीन पर ही बैठ गई और अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ पर मेरे बेटे ने मेरा नाम हेमानी है। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए थे, जो बहुत ही मजबूत और सुंदर थे। मेरा बड़ा बेटा पूरे परिवार को संभालता था। हम सब संयुक्त परिवार में एक ही घर में रहते थे। मेरी सास और ससुर इस दुनिया में नहीं थे और मेरे पति भी जीवित नहीं थे। मैं इस परिवार की पहली बड़ी बहू थी, इसलिए बाकी सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मुझे ही इस घर का बड़ा माना जाता था। मैंने इस परिवार के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थीं और जितना मुझसे हो सकता था वो सब मैंने किया था। यहाँ तक कि अपने सारे गहने मैंने इस परिवार के कारोबार में लगा दिए थे। इसी तरह सारा कारोबार मेरा बेटा संभालता था। वह बहुत ही संजीदा इंसान था। मैंने उससे कहा कि अगर उसे शादी के लिए कोई पसंद है तो वह मुझे बता दे, ताकि मैं उसकी शादी उसी से करवा दूँ। लेकिन उसने कहा कि उसे कोई भी पसंद नहीं है। आप जो भी चाहें, जो आपको पसंद हो, मैं उसी से शादी कर लूँगा। मुझे अपने बेटे की यह बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसने मुझे एक शर्त बताई और वह यह थी कि उसकी होने वाली पत्नी चरित्रवान होनी चाहिए और किसी गैर मर्द ने कभी उसे न देखा हो। मैंने सोचा कि मेरा बेटा सही कह रहा है। कौन सा मर्द चाहता है कि उसकी पत्नी शादी से पहले किसी और मर्द के साथ रिश्ते में रही हो। मेरी दोस्त लोगों के रिश्ते करवाने का काम करती थी और उसने कहा था कि जब भी बेटों की शादी करनी हो मुझे बताना, मेरे पास एक से एक अच्छे रिश्ते हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे किसी बहुत ही नेक घर से लड़की चाहिए, जो चरित्रवान भी हो, खूबसूरत भी हो, अपने आप को संभाल कर रखने वाली हो और जिसका पहले कोई रिश्ता न रहा हो, क्योंकि मेरे बेटे की यही मांग है। वह भी बहुत खुश हुई और बोली कि यह तो बहुत अच्छी बात है, चिंता न करो, मेरे पास कुछ अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे 2-3 रिश्ते दिखाए और अंततः मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। उसके पिताजी मास्टर थे और उनके घर में साधारण सा माहौल था। बहुत ही सादे लोग थे। लड़की भी बहुत ही खूबसूरत थी और शांत सी रहती थी। मुझे अच्छा लगा कि चलो, ज़्यादा बातूनी लड़की नहीं होगी, वरना वैसे ही सिर खाएगी। लड़की के बारे में सभी यही कह रहे थे कि वह बहुत ही चुप चुप रहती है, बहुत मासूम है। शक्ल से वह मासूम तो नहीं, बल्कि समझदार लग रही थी, लेकिन जैसा वे कह रहे थे वैसी ही बात मालूम हो रही थी। मेरे बेटे ने यह नहीं कहा था कि कोई बहुत खूबसूरत लड़की हो, दुबली पतली हो। आजकल लड़कों की एक और मांग भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमारी बीवी मोटी न हो, यानी कि उसका वज़न कम हो। लेकिन यह लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैंने यह रिश्ता पक्का कर लिया। बेटे को तस्वीर दिखाई तो उसने तस्वीर पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने कहा कि जो मैंने कहा था वह होना चाहिए। मैंने उससे कहा कि ऐसा ही है, तो उसने कहा कि ठीक है, बस फिर मुझे यह रिश्ता मंजूर है। जब देखा जाए तो आप किसी के चरित्र का अंदाज़ा उसकी शक्ल से कैसे लगा सकते हैं। किसी के मुंह पर नहीं लिखा होता कि उसका चरित्र कैसा है। कोई अच्छा हो तो यह भी नहीं पता चलता और कोई बुरा हो तो यह भी पता नहीं चलता जब तक आपका उससे सामना नहीं होता। लेकिन दूसरे लोगों की राय भी बहुत अहमियत रखती है। अगर कोई कहता है कि यह लड़की अच्छी है तो वह अच्छी होती है, और जो लड़की बुरी हो उसके बारे में तो सारा मोहल्ला बातें करता है। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा था कि यह पल्लवी नाम की लड़की कैसी है, तो उन्होंने कहा था कि वह बहुत ही अच्छी लड़की है, आंखें बंद करके उसे अपनी बहू बना लो। ऐसी लड़की बहुत मुश्किल से मिलेगी। शादी भी साधारण सी होगी, लेकिन मेरे बेटे की शादी थी तो थोड़ी धूमधाम की। लेकिन इस पर भी मेरा बेटा खफा सा हो गया। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा संजीदा स्वभाव का था। वह कहता था कि मुझे यह धूमधाम ढोल धमाका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस शादी हो गई तो हो गई। शादी तो मांग में सिंदूर भरने, गले में मंगलसूत्र पहनाने और 7 फेरे पूरे कर लेने से भी हो जाती है। फिर ये क्या कि डांस करो, संगीत रखो, मेहंदी लगाओ, ये करो वह करो। उसने सारी रस्मों से खुद को निकाल लिया था।
मेरे पहले बेटे की शादी थी और हमारे पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे मेरे दिल का कोई अरमान पूरा नहीं करने दिया। मेरे छोटे बेटे ने कहा कि माँ, कोई बात नहीं, आप मेरी शादी में जितने मर्जी अरमान निकाल लेना। मैंने कहा कि जा, तू तो अभी आराम से बैठ जा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी कौन सी अभी शादी करवा रही हूँ। इस बात पर हम दोनों ही हंसने लगे। मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे से बिल्कुल ही अलग था। बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला और बातों को समझने वाला भी था। और एक बात कहूँ कि मेरे बड़े बेटे से ज़्यादा मेरा छोटा बेटा मेरा ख्याल रखता था। उसे मेरा एहसास हो जाता था। बड़ा बेटा तो बस पैसे कमाने की मशीन बन गया था। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। वह बहुत ही छोटा था जब उसे बिजनेस संभालने के लिए छोड़ दिया गया था। मेरी बहू का नाम पल्लवी था। जब वह घर आई तो घर में काफ़ी रौनक हो गई थी। जब बारात हुई तो मेरा बड़ा बेटा अपने कमरे में चला गया। वह कह रहा था कि उसे कमरे में नहीं जाना है। उसने कहा, मैं सब मेहमानों के सामने कमरे में नहीं जाना चाहता। मैंने उसे समझाया कि आज की रात बहुत ज़रूरी होती है। तुम्हारे लिए बंसीवार की बैठी है। अगर तुम उसका घूंघट नहीं उठाओगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इसलिए कमरे में चले जाओ। बड़ी मुश्किल से राम राम करके उसे अंदर भेजा था। थोड़ी देर बाद अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मेरा बेटा शायद गुस्सा कर रहा था। पता नहीं वह किस बात पर गुस्सा कर रहा था। एक औरत बनकर सोचा तो मेरी बहू की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी नहीं होने वाली थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला था। लेकिन कहते हैं कि जो सबके लिए गुस्से वाला होता है वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ही शांत होता है। और एक मर्द का रवैया कमरे में और होता है और बाहर और। लेकिन यह तो शादी की पहली रात ही जाकर रौब जमाने लगा था। फिर मैंने सोचा कि यह सब तो सबके साथ ही होता है। इसका बाप भी तो ऐसा ही था। अब मैं कमरे में तो नहीं जा सकती थी। बस यह सोचने लगी कि जल्दी जल्दी इनका झगड़ा ख़त्म हो जाए ताकि आवाज़ें बाहर ना आएं, क्योंकि कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सुकून हो गया। मेरी बहू अच्छी थी और सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। सारे मेहमान वापस चले गए और घर में सब कुछ ठीक था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही घर में बहुत अजीब हरकतें होने लगीं। मेरे छोटे बेटे करण ने पल्लवी के साथ ज़्यादा ही बातचीत करना शुरू कर दी। मेरा बड़ा बेटा रिश्तों की हद तय करने में बहुत ज़िद्दी था। वह कहता था कि मेरी पत्नी के साथ कोई हंसी मजाक नहीं करेगा और जिससे मैं मना करूं उसके सामने वह नहीं बैठेगी। शादी के बाद लोग दुल्हन को देखने तो आते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ औरतें आ सकती हैं। उनके मर्द या बेटे और भाई मेरी पत्नी को नहीं देखेंगे। मेरी बहू भी इस सबसे थोड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने उसे समझाया तो उसने कहा कि हमारे अपने घर का माहौल भी ऐसा ही था, इसलिए मुझे यह सब अजीब नहीं लग रहा है। एक दिन रात को मैंने फिर उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी। सिर्फ मेरे बेटे की ही आवाज़ आ रही थी। मेरी बहू बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा कि कुछ समझाऊंगी। अपनी बहू से पूछा तो उसने कहा, नहीं मां जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वह टीवी पर कोई चीज़ देख रहे थे, उसकी आवाज़ थी। आपके बेटे ने मुझसे कोई बुरी बात नहीं की। हो सकता था कि वह झूठ बोल रही थी, लेकिन अगर वह इस बात को छुपा रही थी तो यह भी अच्छी बात थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में क्लेश नहीं करवाना। अभी शादी को 1.5 हफ्ता ही हुआ था कि मेरे छोटे बेटे करण ने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि उसकी भी शादी करवाएं, उसे भी शादी करनी है और उसकी दुल्हन भी भाभी जैसी खूबसूरत होनी चाहिए। ये बात उसने नाश्ते की टेबल पर कही थी। मेरी बहू सर झुकाकर बैठी रही, जबकि मेरे बड़े बेटे ने नाश्ता एक तरफ झटक दिया और उठकर वहाँ से चला गया। उसने महसूस करवाया कि उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। शाम को मेरे बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि अगर दोबारा उसने इस तरह की कोई बात की तो ये मुझसे थप्पड़ खाएगा। मैंने उससे कहा कि ऐसे नहीं कहते, छोटे भाई पर हाथ उठाओगे तो कहने लगा, इतना ही छोटा है तो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। और आज के बाद यह भी मेरी पत्नी के आसपास मुझे नज़र नहीं आए। मैंने अपने बेटे की आंखों में बहुत गुस्सा देखा था कि ऐसा भी क्या हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ही घर में 2 लोग रहते हैं और वे एक दूसरे के सामने नहीं आए। हम सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते थे। दोपहर के वक्त मेरा बेटा नहीं होता था। रात का खाना भी हम लोग एक साथ बैठकर खाते थे। अब मैं क्या अपने छोटे बेटे को खाना भी अलग से देती? क्यों वह कोई जानवर था जिसका खाना अलग से डाल देती? क्या वह एक छोटा सा मजाक करने की भी इजाज़त नहीं थी? मेरे बेटे के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई थी मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने अपने बाप को तो कभी भी इस तरह शक करते हुए
इस तरह की कोई बात करते हुए नहीं देखा था, और वह काफ़ी छोटा था जब मेरा पति इस दुनिया से चला गया। फिर उसके दिल में यह बात क्यों बैठ गई कि औरत पर नज़र रखो, उसे पाबंदियां लगाओ। क्योंकि अगर देखा जाए तो पल्लवी कोई इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी कि उसको देखकर कोई भी पागल हो जाता। बस ठीक ठाक थी, दुबली पतली थी, इसलिए अच्छी लगती थी। बहू आए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि मेरे बेटे ने मुझे मेरे सामने खड़ा कर दिया। मुझे तो अपनी बहू पर ही गुस्सा आ रहा था। ऐसा भी क्या जादू चला दिया था उसने मेरे बेटे पर कि वह ऐसा दीवाना हो गया था। लेकिन जब मैं अपनी बहू को देखती तो मुझे वह बहुत उदास लगती थी। हर वक्त अपने चेहरे पर मेकअप किए रखती थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, शुरू शुरू के दिनों में मेकअप करते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें देखने आई थी तो तुम बिल्कुल सादी थी और मुझे सादी ही ज़्यादा प्यारी लगी थी। अब मेकअप करना छोड़ दो। वैसे भी मेरे बेटे को तो मेकअप पसंद नहीं है। मेरी बहू ने कहा। उन्होंने ही मुझे कहा है, वरना मुझे भी मेकअप करना कुछ खास पसंद नहीं है। औरत का सजना संवरना अच्छी बात है। वह अपने पति के लिए रोज सजे संवरे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस घर में उसका एक जवान देवर भी था। ऐसे में चेहरे पर इतना ज़्यादा मेकअप लगाकर फिरना कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन अगर मेरा बेटा हर छोटी बात को नोट करता था तो अपनी बीवी को यह क्यों नहीं कहता था कि तुम इतना मेकअप लगाकर तैयार होकर मत घूमा करो। वह तो कह रही थी कि यह सब करने के लिए आपके बेटे ने ही कहा है। अजीब बात है, मेरा बेटा तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया था। जो चीज़ें उसे पसंद नहीं थीं अब वह भी अच्छी लगने लगी थीं। वरना वह तो हमें बातें सुनाया करता था कि मेकअप करके अपनी असली शक्ल छुपा लेती हैं और मेकअप करके दूसरे मर्दों को दिखाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। आजकल की लड़कियों का तो यही हाल है। एक शादी में उसने सब रिश्तेदारों के सामने कह दिया था कि आप लोगों ने मेकअप थोड़ी किया हुआ है, आप लोगों ने तो अपने चेहरे पर आटा लगाया हुआ है। आप सबकी असल शक्ल तो छुप गई है। तो मेरी एक रिश्तेदार ने उसे कह दिया था कि जब तुम्हारी पत्नी हो ना तो तुम उसे मेकअप न करने देना। उसने कहा था कि मेरी पत्नी मैं कभी हाथ तो लगाकर दिखाऊंगा, जैसी होगी वैसी ही रहेगी। और यहाँ पर अब अपनी पत्नी को कह रहा था कि तुम मेकअप करो। एक दिन करण मेरी बहू के लिए खाने की कोई चीज़ लेकर आया और उसके कमरे में ही चला गया। मैं वहाँ से गुजर रही थी जब वे दोनों साथ बैठे थे और साथ साथ खा रहे थे और बातें कर रहे थे। मैंने शादी के बाद पहली बार अपनी बहू को हंसते हुए देखा था, वरना जब भी मैं उसे देखती वह सिर झुकाए होती और चेहरे पर अजीब सी उदासी होती थी, जैसे पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हो। पहले मुझे लगता था कि शायद शर्मा रही है। शुरुआत में थोड़ा शर्माना अच्छा भी होता है, लेकिन फिर मुझे यह महसूस होने लगा कि यह शर्म नहीं बल्कि उदासी है, और शायद इसीलिए कि मेरा बेटा था। लेकिन आज वह बहुत खिलखिलाकर हंस रही थी और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हंसते हुए वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अचानक से उसकी शक्ल ही बदल गई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब हंसते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। वह भी उन्हीं लोगों में से एक थी। मुझे अपने बेटे के कमरे में रुकने पर ऐतराज़ था, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने कहा था कि वह मेरी पत्नी के आसपास भी नजर न आए। इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे को बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश की। तो वह कहने लगा, क्या हो गया अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं? वह मेरी भी तो कुछ लगती हैं। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बैठना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए ना कितनी प्यारी हैं। आप मेरे लिए भी ऐसी ही कोई लड़की क्यों नहीं तलाश करती? बिल्कुल भाभी जैसी होनी चाहिए। ऐसे ही लंबे लंबे बाल, प्यारी प्यारी आंखें। भाभी की तो कोई बहन ही नहीं, वरना मैं उसी से शादी कर लेता। देखिए तो उनके हाथ कितने प्यारे हैं और पाँव भी कितने गोरे हैं। मेरा बेटा बोल रहा था कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और साथ ही मेरा बड़ा बेटा कमरे में दाखिल हो गया। उसने भी यह मंजर देख लिया। मेरी बहू ने तुरंत सिर पर दुपट्टा ठीक किया और एक तरफ को खिसक गई। मेरे छोटे बेटे ने मुझे हैरान होकर देखा और वहां से रोता हुआ चला गया। मैं बाहर निकली तो मेरा बड़ा बेटा भी पीछे आ गया और कहने लगा, ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था और आपने उसके मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा, कोई बात बुरी लगी थी तो मार दिया। अब तुम इसके पीछे मत पड़ जाना, पहले मैंने इस बेचारे को थप्पड़ मारा है। मेरा छोटा बेटा सिर्फ 9 महीने का था जब उसका बाप इस दुनिया से चला गया। तब से लेकर आज तक मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था। मैं यह नहीं चाहती थी कि वह यह सोचे कि उसका बाप होता तो शायद उसे ज़्यादा प्यार करता और उसे अपने बाप की कमी महसूस होती। मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था।
मजाक में भी नहीं। और आज तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह जिस तरह से अपनी भाभी के बारे में बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही गौर से देखा है पल्लवी को। और फिर ये सारी बातें अगर मेरे बड़े बेटे ने सुन ली होती तो वह एक थप्पड़ नहीं 10 थप्पड़ मार देता। इसलिए मैंने उसके मुंह पर जल्दी जल्दी थप्पड़ मारा कि वह जल्दी बस बाहर निकल जाए और बात खत्म हो जाए। और फिर वहीं तो हुआ। 2 मिनट बाद मेरा बड़ा बेटा आ गया। अगर वह थोड़ी देर पहले आ जाता तो इस घर में जंग हो जाता। मेरे बड़े बेटे ने कहा, इतना भी बेचारा नहीं है वह। मुझे याद नहीं था कि मैंने आखिरी दफ़ा अपने बच्चों पर कब हाथ उठाया था। मैं बहुत शर्मिंदा और परेशान थी। मुझे अपने छोटे बेटे को यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अजीब बात यह है कि वह भी मुझसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया। उसे अपने की पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेरे बड़े बेटे की आदत थी कि वह रात को दूध का गिलास पीकर ही सोता था, और अब से यह जिम्मेदारी उसकी पत्नी की थी। मैंने देखा कि वह रोज़ रसोई में मेरे बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए जाती थी, तो मुझे यह देखकर अच्छा लगता था कि चलो अच्छा है। अच्छा लगता है यह देखकर कि बहू आपके बेटे का ख्याल रख रही है, क्योंकि यह सारे काम उसी के थे। मैंने नहीं कहा कि नहीं, मैं तो अपने बेटे के काम खुद ही करूँगी। मैंने अपनी बहू से कह दिया था कि तुम ही उसके सारे काम किया करो, मुझे कोई समस्या नहीं होगी, बस उसका ख्याल रखो और अपनी गृहस्थी को बेहतर रखो। और जब पत्नी अपने पति के लिए कोई काम करती है तो उसका अपने पति से एक जुड़ाव बन जाता है। उसके जूते साफ करके पास रखती है तो यह एक रिश्ता होता है। फिर उसके कपड़े इस्त्री करती है तो यह दूसरा रिश्ता होता है। इस तरह करते करते आदमी को औरत की आदत पड़ जाती है, और मोहब्बत चाहे हो ना हो, लेकिन आदत पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आदत मोहब्बत से बड़ा किरदार अदा करती है। मोहब्बत तो कभी भी बदल जाती है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है ना किसी आदमी की, तो फिर आप उसके बिना नहीं रह सकते। चाहे वह देखने में जैसा भी हो, चाहे वह बदतमीज़ हो, आपके साथ अच्छे से न रहता हो, लेकिन अगर आपको उसकी आदत पड़ गई तो उसके बिना आपका गुजारा नहीं होता। लेकिन एक रात जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने देखा कि मेरी बहू रसोई में खड़ी है और मेरा छोटा बेटा उससे बातें कर रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये कोई वक्त था ये सब करने का। रात के 2 बज रहे थे और वे दोनों रसोई के बीच खड़े आपस में बातें कर रहे थे। कोई काम भी नहीं कर रहे थे कि किसी चीज़ को खाने का मूड हुआ हो तो बनाने के लिए आए हों, और छोटे देवर ने देख लिया तो वह वहाँ आ गया। बिना वजह वहाँ खड़े थे। मुझे वहाँ देखकर दोनों ही घबरा गए। मैंने बहू से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हें कुछ कहा है? तो कहने लगी कि नहीं, वह तो सो रहे हैं। मैंने उसे कहा, जब पति सो रहा है तो इसका यहाँ पर क्या काम है? उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। छोटे बेटे से बात की तो कहने लगा कि मैं तो पानी पीने के लिए आया था, भाभी को यहाँ बैठे देखा तो बातों में लग गया। मैंने उसे कहा, चलो अब अपने अपने कमरे में। बातें करने का कौन सा वक्त है? घर की कोई नियम कानून होती है। रात के 2 बजे का वक्त है। तुम पानी पीने के लिए आए थे, ये बिना वजह आई थी। तुम पानी पीकर वापस चले जाते, बातें करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। मैं तो अपनी बहू और छोटे बेटे के हाथों परेशान हो गई थी। ये रोज़ रात को एक साथ मिलते, कभी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे होते, तो कभी किचन में खड़े होकर बातें कर रहे होते, और कभी गार्डन में बैठे होते। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बड़ा बेटा अपनी पत्नी को कमरे से आधी रात को बाहर निकलने क्यों देता था। ये तो वही बात हो गई कि जिस काम से आपको मना किया जाए आप वही करें। अगर यह सब सामने आ जाता तो फिर क्या होता? यह तो आग से खेलने वाली बात थी। ये दोनों मिलकर आग से खेल रहे थे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वह तो इस मामले में वैसे ही इतना सख्त था, तो फिर उसे पता ही नहीं चलता था कि उसकी पत्नी उसके पहलू से उठकर बाहर आवारागर्दी कर रही है और वह खुद मज़े से सो रहा होता था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा बड़ा बेटा नींद का बड़ा कच्चा था। घर में हल्की सी आवाज़ होती तो उठ के पूछता था कि क्या हुआ, कोई आया है, कुछ और आया है। ऐसे मामलों में तो उसकी नींद बड़ी अच्छी थी। अब पूरी औरत उसके पास है, उठकर चली जाती थी तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैंने सोचा कि बहू से बात करूंगी तो कहेगी कि मेरी सास तो मुझ पर अभी से ही रोक टोक शुरू हो गई है। छोटे बेटे को कुछ कहूंगी तो वह तो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं मानता। थप्पड़ खाकर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए बड़े बेटे से बात करने का सोचा। उसे कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई मसला तो नहीं चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम्हारी पत्नी हर वक्त बड़ी उदास नज़र आती है। कहने लगा कि सब कुछ ठीक है,
मैंने उसे कहा कि रात को तुम्हारी पत्नी कमरे से बाहर निकल जाती है, तुम्हें पता नहीं होता? कहने लगा, मैं तो खुद कमरे को लॉक लगाकर सोता हूँ और सुबह लॉक वैसे ही लगा होता है। वह कहीं भी नहीं जाती। मेरे बेटे को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी रात में उसके पहलू से उठ जाती थी। इसका क्या मतलब था कि वह इतना बेखबर सोता था? मेरी नौकरानी रात को घर में ही सोया करती थी। हमारे घर में क्वार्टर्स भी थे और वहीं पर रहती थी, क्योंकि उसका बाप भी यहीं पर था, तो वह भी रात में यहीं रह जाती थी। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठी थी जब नौकरानी ने एक अजीब सी बात कही। नौकरानी के साथ काम कर रही थी और साथ मुझसे बात कर रही थी। वैसे भी वह पहले भी इस तरह किया करती थी। क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने उससे कहा कि छोटे बेटे ने शादी की रट लगा रखी है, जबकि अभी वह सिर्फ 14 साल का है। कहता है कि जैसे बड़े भाई की शादी करवाई है, मेरी भी शादी करवा दो। बीजी, आप तो उनकी शादी करवा ही दें। यह बात सुनकर मैं हैरान हुई और मैंने उससे कहा कि तुम यह सब क्यों कह रही हो? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी करवा ही दें? क्या तुम खुद नहीं देखती कि वह सिर्फ 14 साल का है? भला किसी 14 साल के लड़के की शादी होती है जो सिर्फ स्कूल में पढ़ता हो, कोई काम भी न करता हो? वह तो अभी बच्चा है। नौकरानी ने कहा, आप शादी करवा दें, नहीं तो आप पछताएंगी। उसने एक और बात कह दी और वहाँ से चली गई। मैं हैरान और परेशान रह गई। कहते हैं, आग होती है तो धुआं उठता है। मेरी नौकरानी ने इससे पहले तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की थी और उसकी ऐसी आदत भी नहीं थी। फिर उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दी? ज़रूर दाल में कुछ काला था। जल्दी शादी उन लोगों की करवाई जाती है जो ठीक नहीं होते या उनके उल्टे सीधे काम होते हैं, लेकिन मेरा करण तो ऐसा नहीं था। एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी तो इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। सोच रही थी कि आज भी मेरी बहू और छोटा बेटा कहीं बैठकर बातें कर रहे होंगे, लेकिन आज तो वह कहीं भी मौजूद नहीं थे। इसका मतलब कि मेरा बड़ा बेटा चौकस हो गया था, क्योंकि मैंने उससे बात की थी। मैंने अपने छोटे बेटे के कमरे में जाने का सोचा कि वह इस वक्त क्या कर रहा है। जाने क्यों परेशान हो गई थी। उसकी हरकतें ऐसी थीं। ऊपर से नौकरानी ने ऐसी बात क्यों की कि उसकी शादी करवा दें, नहीं तो आप पछताएंगी। जब मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा तो वह गीता पढ़ रहा था। मैं यह देखकर बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा गीता पढ़ रहा है। मैं सोचने लगी कि इसके बारे में किसी ने बात की और तुम उसकी तरफ शक में आ गई हो। मुझे अपनी परवरिश पर तो भरोसा होना ही चाहिए। इस बात पर बहुत खुश थी कि अचानक मैंने अपनी नज़रों के किनारे से एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ से पलटकर जाने ही लगी थी, लेकिन मुझे मेरे बेटे के बिस्तर पर कोई कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, जो दुपट्टा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बेटे के बिस्तर पर मेरी बहू बैठी थी। आज वह लोग घर में कहीं बाहर नहीं बैठे थे, बल्कि कमरे के अंदर बैठे थे। मेरा तो खून उबल गया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई। बेटा गीता पढ़कर चुका था। अब उसने मेरी तरफ देखा। वह भी मुझे देखकर घबरा गया और मेरी बहू भी। मैंने जाकर अपनी बहू को बेरहमी से पकड़ा और कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें शरीफ लड़की समझकर लाई थी और तुम ऐसी निकली। अपने शौहर की नींद का फ़ायदा उठाकर यहाँ मेरे छोटे बेटे के कमरे में बैठी हो। ये तो तुमसे भी छोटा है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो बच्चा है, इसको अपनी बातों में लगा रही हो। दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा करना चाहती हो। इस घर में लड़ाई करवाना चाहती हो। बड़े भाई से छोटे भाई की जान निकलवाना चाहती हो क्या? मेरे बेटों को आपस में लड़ाना चाहती हो तुम? क्या कमी है मेरे बेटे में? क्यों उसकी इज्जत खराब करना चाहती हो? क्या काम है तुम्हारा इस वक्त इसके कमरे में? जवाब दो। मैं अपनी बहू को झटक झटक कर उससे सवाल कर रही थी, जबकि वह रोना शुरू हो गई और मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब यही हो रहा था कि मेरा छोटा बेटा वहां आया और उसका हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने लगा। हाँ, आप भी इसी को मारें, मार मार कर इसको पागल बना दें। इसके नसीब फूट गए हैं कि यह इस घर में आ गई है। इसका शौहर भी इसको जानवरों की तरह मारता है और अब आप भी अपना अरमान निकालने आई हैं। मेरा बेटा बुरी तरह चिल्लाने लगा और मैं ये सुनकर हैरान परेशान रह गई। उसने बहू का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ बिठा दिया। अभी मैं हैरान थी कि मेरे बेटे ने मुझे और बातें बताईं। उसने कहा, भाई इसको बुरी तरह मारता है, रोज़ हर रात मारता है। ये बेचारी मार खा के खुद ही रोती रहती थी कि एक दिन मैंने देख लिया। ये मेरी गलती थी कि मैं वहाँ से गुजर रहा था।
मुझे उनके कमरे के करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस गलती की वजह से मुझे पता चला कि मेरा भाई कैसे इसको बुरी तरह मार रहा था, और वजह सिर्फ ये कि वह अपना रोब जमाना चाहता है, इसको काबू करना चाहता है, छोटी छोटी बातों में अपनी मर्जी चलाना चाहता है, और इसने ये बात किसी को भी ना बताई। रात को इससे मार खाती और सुबह में मेकअप करके अपने जख्मों के निशान छुपाकर सबके सामने बैठी रहती थी। ये बात भाभी को शायद आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन आपको बताती भी तो आपने यकीन नहीं करना। और भाई ने कहा था कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये हैं आपके बड़े बेटे के हालात के 1 महीने की। दुल्हन को मारपीट भी रहे हैं और तलाक की धमकी भी दे रहे हैं। मेरे पास मदद मांगने के लिए आ गई, पर मैं तो छोटा बच्चा हूँ, तो मैंने क्या कर लेना था। इसीलिए मैं रोज़ रात को अपने भाई के दूध में नींद की दवाई मिला देता हूँ ताकि वह सुकून से सो जाए और उस पर हाथ न उठाए। और जब वह सो जाता है तो हम एक दूसरे के पास बैठकर बातें करते हैं। अपनी भाभी जी का दिल बहलाता हूँ मैं, क्योंकि किसी की बच्ची है और उसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। और ये जो मैं अभी गीता पढ़ रहा था, इसमें भी तो यही लिखा है ना कि मनुष्य को दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो मुसीबत में हो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ही आइडिया था कि भाई के दूध में नींद की दवाई मिला दी जाए ताकि वह आदमी सो जाए और भाभी पर हाथ न उठाए। ये हालात हैं आपके बेटे के। मान के उसको सुलाना पड़ता है जैसे किसी जानवर को सुलाया जाता है, ताकि वह काट न जाए, और आप इनको बुरा भला कह रही हैं। मैं ये बातें सुनकर हैरान रह गई और बहुत शर्मिंदा भी हुई। मैंने अपनी बहू को अपने कमरे में बुला लिया और उससे एक बात पूछी। उसने कहा कि ये पहले दिन से ही हो रहा है। उसने मुझे जख्मों के निशान भी दिखाए। उसके बाजुओं पर जख्मों के निशान थे और उसके रुखसारों पर भी। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी और तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इन जख्मों को छुपाना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे दिखाना चाहिए था। लेकिन वह बेचारी भी क्या करती। उसे तलाक की धमकी दी जा रही थी, और यह धमकी औरत के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। मैं सुबह का इंतज़ार करने लगी और अपनी बहू से कहा कि वह मेरे कमरे में सोएगी, और जब तक मैं अपने बेटे की अक्ल ठिकाने नहीं लगा लेती, वह मेरे कमरे में ही रहेगी। दिन गुजर गया। रात को जब मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे में न गई तो वह उसे ढूंढते हुए आया, और जब देखा कि मेरे कमरे में बैठी है तो कहने लगा कि चलो कमरे में। मैंने कहा कि ये तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा हैरान हुआ, तो मैंने कहा कि पहले तुम अपनी हरकतें ठीक करो, इंसानों की तरह रहने का सलीका सीखो, पत्नी को रखने का भी कोई तरीका होता है, फिर ये तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने सब कुछ बता दिया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, आइंदा इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को तब तक तुमसे दूर रखूंगी जब तक तुम सीधे नहीं हो जाते, और अब तुम्हारी यही सज़ा है। मेरी नौकरानी ने भी शायद मेरे बेटे के कमरे से मेरी बहू की आवाज़ें सुनी थीं, इसीलिए दबी अल्फाज में मुझे इशारा दिया था कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है। लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा था, वह मेरी बहू की मदद कर रहा था, और जितनी उसमें अक्ल थी, अपनी उम्र के हिसाब से उसने इसी तरह का कदम उठाया। लेकिन खुशी इस बात की है कि उसने कुछ अच्छा सोचा, और उसे ये पता था कि जो उसका भाई कर रहा है वह एक गलत काम है। मैंने अपने बड़े बेटे को बहुत समझाया और आखिरकार वह सुधर गया। यह हमारे समाज में एक बहुत ही आम सी बात है कि दूल्हे को कहा जाता है कि अपनी पत्नी पर रोब डालने के लिए इसी तरह की हरकतें करें, और मेरे बेटे ने भी उन्हीं सब बातों में आकर ये सब किया था। लेकिन ये एक बहुत ही गलत हरकत करता है और उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ये सब करके मर्द समझने लगता है कि औरत उसकी काबू में आ गई है, लेकिन दरअसल वह औरत के दिल में अपनी इज्जत खो देते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।